ये वर्ल्ड हेरिटेज हैं, ये विश्व की धरोहर है, विश्व की विरासत है, विश्व की संपत्तियां हैं। तो इनको बचाने का काम यूनेस्को करता है। एक उसका मतलब संस्था बना हुआ है, यूनेस्को उसका नाम है। तो ये होता है उसका घर, यही उसको संभालता है, इसकी रख रखाव करता है, इनकी मेंटेनेंस करता है। ऐसी चीज़ों की, वो जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज हैं उन सब की चीज़ों की वही रख रखाव करता है यूनेस्को। ठीक है। दुनिया की विरासत को हम आज समझेंगे और आपको बताएंगे दुनिया में आपकी और संपत्ति प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ है, यानी कि आपकी विश्व धरोहर स्थल जिसको बनाए रखना और आपकी आने वाले बच्चे या पीढ़ी कैसे देखेंगे, कैसे जानेंगे अगर हम इसको आज डिस्ट्रॉय कर देते, ख़त्म कर देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम चैप्टर को। तो वर्ल्ड हेरिटेज, विश्व विरासत या विश्व धरोहर। अब आते हैं हम इस पे। द वर्ल्ड हेरिटेज साइट इज ए साइट डिटरमाइंड बाय द यूनाइटेड नेशन एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशनल देखो वर्ल्ड यानी कि विश्व धरोहर जो है स्थल, साइट यानी स्थल होता है। विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन। ठीक है, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा निर्धारित, यानी द्वारा डिटरमाइंड, द्वारा निर्धारित स्थल है। ठीक है, तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा निर्धारित वह स्थल है। समझ आ गया होगा कि विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा निर्धारित वह स्थल है। ठीक है, वह स्थल है यूनेस्को टू हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। मतलब है कि जिसका मानवता के लिए महत्वपूर्ण, यानी कि जिसका मानवता के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व है। ठीक है, अब इसको ऐसे समझिए कि जिसका मानवता के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व है। ठीक है, मानवता के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व है। एज सच द साइट्स आर प्रोटेक्टेड एंड maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. ठीक है, as the site are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by the UNESCO World Heritage Committee. देखिए मैंने इसको 2 बार पढ़ा आपको समझने के लिए। देखिए चलिए हम समझाते हैं आपको कि कैसे आप इसको समझेंगे। इसका मतलब यह है कि एज सच द साइट, मतलब इस तरह के जो स्थल होते हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं, जो वर्ल्ड हेरिटेज हैं, मतलब इस तरह के जो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में आता है, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है, विश्व की विरासत कहा जाता है, उसका प्रोटेक्टेड, उसको बचाता है, उसको संरक्षण करता है और मेंटेन बनाए रखता है। कौन बनाता है? ठीक है, तो इन स्थलों का संरक्षण और रख रखाव, ठीक है, संरक्षण और रख रखाव, जैसे आप ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विश्व, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम, ठीक है, प्रोग्राम यानी कि कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे इस प्रकार के जो स्थल होते हैं यानी विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज जितने भी हैं, इन स्थलों का संरक्षण और रख रखाव अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो जिसका संचालन, देखिए विच इज एडमिनिस्ट्रेटर, मतलब जिसका संचालन कौन करता है? यूनेस्को विश्व धरोहर समिति करती है। तो यूनेस्को विश्व धरोहर समिति करती है इसको। अब इसको ऐसे समझिए कि विश्व धरोहर स्थल संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन द्वारा निर्धारित वह स्थल है जिसका मानवता के लिए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक या प्राकृतिक महत्व है, और इन स्थलों का संरक्षण और रखरखाव अंतर्राष्ट्रीय विश्व धरोहर कार्यक्रम द्वारा किया जाता है और जिसका संचालन यूनेस्को विश्व धरोहर समिति करती है। इतना समझ आ गया हो? अब आगे, बिकॉज वर्ल्ड हेरिटेज साइट आर प्लेसेज दैट आर सिग्निफिकेंट कल्चरली एंड नेचुरली, दे वरी इन टाइप बट इंक्लूड फॉरेस्ट, लेक्स, मोन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स एंड सिटीज। अब देखिए, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर प्लेस, मतलब इसका मतलब यह है कि जैसे कि आप
ये कह सकते हैं कि विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, बिकॉज ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, यानी विश्व धरोहर स्थल, ठीक है। वर्ल्ड का होता है विश्व, हेरिटेज मतलब होता है धरोहर, साइट्स मतलब स्थल, तो विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से, ठीक है, सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, ठीक है, सिग्निफिकेंट आर दैट, महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, दैट प्लेसेस महत्वपूर्ण स्थान होते हैं, क्योंकि विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान होते हैं। अब इसका मतलब यह है कि जिसका संचालन यूनेस्को विश्व धरोहर समिति करती है, और विश्व धरोहर स्थल सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों रूप से बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, दोनों रूप से इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ये सांस्कृतिक रूप से और प्राकृतिक रूप से जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज होते हैं दोनों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। अब आगे देखते हैं कि अगर they vary in type but include forest, lake, monument, building and city, मतलब ये अलग अलग भिन्न भिन्न हो सकते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, और जिसमें इंक्लूड है, जिसमें जंगल भी हैं कुछ, वो वर्ल्ड हेरिटेज हैं, जिसमें झील भी हैं, और मोन्यूमेंट स्मारक बड़े बड़े हैं, जैसे लंदन का बुर्ज खलीफा, बिल्डिंग्स हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, और सिटीज़ हैं, जैसे आप इंडिया का ताज होटल देख सकते हैं, तो बड़े और शहरें भी हैं, तो मतलब ये सारी वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर आती हैं। आपको समझ आ गया होगा। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कैन आल्सो बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ कल्चरल एंड नेचुरल एरियाज, यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी विश्व धरोहर संपत्ति, विश्व विरासत जो स्थल हैं, ठीक है, कैन आल्सो बी कॉम्बिनेशन, वो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं यानी संयोजन हो सकते हैं ऑफ बोथ, दोनों के, किसके, कल्चरल और नेचुरल एरियाज के, मतलब सांस्कृतिक और प्राकृतिक क्षेत्र के, दोनों के ये कॉम्बिनेशन संयोजन हो सकते हैं। अब आप ये समझेंगे कि वो प्राकृतिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से दोनों रूप से वो ये आप कह सकते हैं जैसे कि वो उसके संयोजन हो सकते हैं, वो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में वही चीज़ रखी जाएंगी जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक रूप से दोनों रूप से कॉम्बिनेशन होंगे। फॉर एग्जाम्पल, यानी कि उदाहरण देखें तो माउंट हंगसन इन चाइना इज साइट विच सिग्निफिकेंट टू ह्यूमन कल्चरल बिकॉज इट प्लेड ए रोल इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर। अब देखिए इसका एग्जाम्पल बहुत अच्छा सा आप देख सकते हो, ये चाइना का माउंट हुआंगसान है, ठीक है, चाइना का है, चाइना का हुआंगसान है, एक माउंट है, मतलब पहाड़ है कह सकते हैं, चाइना में एक माउंट है यानी कि पहाड़ है, माउंट हुआंगसान है, जो मानव संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है, जो मानव संस्कृति के लिए, ह्यूमन कल्चर, मानव संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थल है। कौन? चाइना का हुआंगसान, ठीक है, माउंट हुआंगसान चीन में है, और वो मानव संस्कृति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान है, स्थल है, ठीक है। इट प्लेड ए रोल इन हिस्टोरिकल, मतलब ये ऐतिहासिक रूप से, क्योंकि इसने ऐतिहासिक चीनी कला, ठीक है, हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट, ऐतिहासिक चीनी कला और लिटरेचर यानी कि साहित्य, मतलब क्योंकि इसने ऐतिहासिक चीनी कला और साहित्य में भूमिका निभाई है। किसने निभाई? इट प्लेड ए रोल, यानी भूमिका निभाई। कौन निभाया है? माउंट हुआंगसान जो चीन में है, ठीक है। अब समझ में आ गया इस एग्जाम्पल से। तो ये ऐतिहासिक रूप से चाइनीज कला और साहित्य की भूमिका निभाती है माउंट हुआंगसान चीन में, ठीक है। अब आगे आप देखते हैं कि द माउंटेन इज आल्सो सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए द माउंटेन यानी कि जो ये पर्वत है, माउंट हुआंगसान जो ये पर्वत है, अपनी भौतिक भू आकृति विशेषताओं के कारण, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण, अपनी भौतिक भू आकृति विशेषताओं के कारण भी महत्वपूर्ण है, ठीक है, भी महत्वपूर्ण है एकदम। कौन? ये जो चीन का ये माउंट हुआंगसान है, ठीक है। इसके बारे में बताया गया, माउंट हुआंगसान के बारे में इतना बताया गया कि वो क्यों इम्पोर्टेंट है, तो वो अपनी भौतिक भू आकृति विशेषताओं के कारण है, ठीक है। अब आते हैं कुछ जानते हैं हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में।
मतलब कि धरोहर विश्व विरासत स्थल के इतिहास के बारे में, मतलब इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, ठीक है, पूरी इतिहास के बारे में जानेंगे। ठीक है, कब पहली बार ये शुरू हुआ, कौन किया, कैसे किया, ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, सारी चीज़ें इसमें शुरू होंगी। ठीक है, although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, अब देखिए कि मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वॉज नॉट अंटिल द 1950s, although the idea of protecting cultural and natural heritage sites, although मीन्स होता है किसकी, हालांकि, ठीक है, हालांकि दुनिया भर में, मतलब कि वर्ल्ड, ठीक है, दुनिया भर में, अराउंड द वर्ल्ड यानी कि पूरे दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक, ठीक है, दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक, मतलब यह है कि हालांकि दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थल, ठीक है, तो धरोहर स्थल, ठीक है, धरोहर स्थलों के संरक्षण के विचार, ठीक है, उस स्थलों के संरक्षण के विचार, ठीक है, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में हुई थी। कब हुई थी? 20th सेंचुरी, यानी कि 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी। इसका मतलब यह है कि हालांकि दुनिया भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर स्थलों के संरक्षण का विचार 20वीं शताब्दी के शुरुआत में हुई थी, शुरुआत में ही उत्पन्न हो गया था, मतलब शुरुआत में ही हो गया था। 20वीं शताब्दी के शुरुआत से ही विश्व धरोहर संपत्ति का संरक्षण, बचाव रखना, रखरखाव करना, मेंटेनेंस करने की शुरुआत हो गई थी। लोग तभी से मतलब इसका प्लानिंग बना लिए थे, शुरू कर दिए थे। लेकिन मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन, ठीक है, वॉज नॉट अंटिल इन 1950s। अब देखो, लेकिन इसके वास्तविक निर्माण, ठीक है, लेकिन इसके वास्तविक क्रिएशन यानी इसकी वास्तविक जो निर्माण होती है, जिसकी शुरुआत, इसकी वास्तविक शुरुआत 1950 के दशक तक नहीं थी। ठीक है, 1950 के दशक तक इसका शुरुआत नहीं हुआ था। देखो, आज़ादी के बाद शुरू हुआ तो 1950 के दशक तक नहीं हुआ था। इन 1954 में, मतलब 1954 में इजिप्ट स्टार्टेड प्लान टू बिल्ड ए अवसान हाई डैम टू कलेक्ट एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम द नील रिवर। अब नील नदी के बारे में आप तो सुने ही होंगे, जीके में पढ़े ही होंगे कि नील नदी सबसे बड़ी नदी है। तो नील नदी पर, ठीक है, इजिप्ट यानी कि मिस्र ने एक योजना बनाई थी डैम बनाने के लिए। किस पे डैम बनाने के लिए? नील नदी पे अवसान हाई डैम, मतलब अवसान ऊंची डैम बनाना चाहते थे, बांध बनाना चाहते थे, और उससे वो पानी को कंट्रोल करना चाहते थे, मतलब बचा के नियंत्रित करना चाहते थे, और उसको कलेक्ट करना चाहते थे। ठीक है, तब से शुरुआत हुई थी इस, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज स्थल की। ठीक है, तो इसमें ये बताया गया है कि जब इसके वास्तविक निर्माण की गति 1950 के दशक तक नहीं मिली, और 1954 में मिस्र ने नील नदी से पानी एकत्रित करने के लिए और नियंत्रित करने के लिए आसान हाई डैम का निर्माण की योजना शुरू की थी। ठीक है, उस समय उन्होंने शुरू किया, और शुरू करने के बाद द इनिशियल प्लान फॉर द, यानी कि प्रारंभिक जो उनकी निर्माण की योजना शुरू की, तो उसकी प्रारंभिक योजना के अनुसार, ठीक है, द इनिशियल प्लान यानी कि प्रारंभिक योजना के अनुसार, ठीक है, डैम्स कंस्ट्रक्शंस वुड हैव फ्लडेड द वैली कंटेनिंग इन अबू सिम्बल टेम्पल्स एंड स्कोर्स ऑफ एंशिएंट इजिप्शियंस आर्टिफैक्ट्स। अब देखो कि डैम्स कंस्ट्रक्शन यानी कि जो बांध का निर्माण था, ठीक है, डैम्स कंस्ट्रक्शन यानी कि जो बांध की निर्माण हुई थी, वुड हैव फ्लडेड। अब ये समझिए कि उन्होंने नील नदी पे बांध बनाई थी, तो बांध के निर्माण की योजना शुरू के बाद उसकी जो प्रारंभिक योजना के अनुसार बांध के निर्माण से अबू सिम्बल, ठीक है, तो निर्माण से अबू सिम्बल मंदिर, कौन सी मंदिर? अबू सिम्बल मंदिर, ठीक है, अबू सिम्बल मंदिर, और प्राचीन मिस्र की कई कलाकृति, ठीक है, प्राचीन मिस्र की कई कलाकृति, ठीक है, कई कलाकृति, प्राचीन मिस्र की कई कलाकृति,
अब आप ये समझिए कि प्राचीन मिस्र की कई कलाकृतियों वाली घाटी में उस समय बाढ़ आ जाती है। ठीक है, जब उस डैम का निर्माण हो रहा था उस समय वहाँ पे मिस्र की कई कलाकृतियों वाली घाटी में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अब उस सिंबल मंदिर में और प्राचीन मिस्र की कई कलाकृतियों वाली घाटी में उस समय बाढ़ आ जाती है जब वहाँ पे डैम की शुरुआत होती है, बांध बनाने की शुरुआत होती है। तो टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स, यानी कि तब मंदिर को बचाने के लिए, जब बाढ़ आ जाती है तो मंदिर को बचाने के लिए एंड आर्टिफैक्ट्स यानी कलाकृतियों को बचाने के लिए यूनेस्को लॉन्च द इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959 दैट कॉल द डिसमेंटलिंग एंड मूवमेंट ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड। अब देखिए कि उस मंदिर को और उस कलाकृति को बचाने के लिए यूनेस्को ने लॉन्च किया था। ठीक है, मंदिर और कलाकृतियों की रक्षा के लिए, बचाने के लिए यूनेस्को ने 1959 में, ठीक है 1959 में एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। इंटरनेशनल कैंपेन का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था। ठीक है, तो कौन अंतर्राष्ट्रीय अभियान शुरू किया था? यूनेस्को ने। ठीक है, जिसको हमने बताया कि वो पूरे पूरे विश्व की जितनी भी विरासत हैं, वर्ल्ड हेरिटेज है, उनको वो मेंटेन करता है, रखता है, बनाए रखता है, वो उसका घर होता है। ठीक है, तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान जब उन्होंने शुरू किया तो जिसमें मंदिरों को तोड़कर ऊंची, ठीक है उस समय मंदिर को तोड़कर ऊंचाई पर ले जाके बनाए उन्होंने। ठीक है, तो मंदिरों को तोड़कर ऊंची भूमि पर, ठीक है हायर ग्राउंड पर, ऊंची भूमि पर स्थानांतरित करने का आह्वान किया गया। ठीक है, स्थानांतरित करने का, मूवमेंट करने का आह्वान किया गया। ठीक है, तो द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 मिलियन, और इस परियोजना की अनुमानित लागत, ठीक है द प्रोजेक्ट कॉस्ट मतलब इस परियोजना की, प्रोजेक्ट यानी परियोजना की जो लागत थी, एंड एस्टिमेटेड यानी अनुमानित लागत थी कितनी? 80 मिलियन थी। ठीक है, तो 80 मिलियन अमेरिकी डॉलर थी। ठीक है, यूएस यानी कि अमेरिकी डॉलर उस समय थी जब मंदिर को और बांध को जब बनाया जा रहा था, तो उसकी कीमत इतनी आई थी, उसका अनुमानित लागत था कि उन्होंने बजट बनाया था कि इतना आएगा, $80 अमेरिकी डॉलर। ठीक है, तो डॉलर कितनी? 40। जब $80 आई तो क्या हुआ कि 40 मिलियन ऑफ विच कम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज, यानी उसमें से $80 में से $40 अलग अलग देशों से आए। ठीक है, 50 अलग अलग देशों से $40 मिलियन पैसे वहाँ पे इकट्ठा हुए आए। ठीक है, उसको बनाने के लिए, जिसमें से $40 मिलियन 50 विभिन्न देशों से प्राप्त हुए थे। अब देखिए 50 देशों ने $40 मिलियन पूरा पैसा दिया था इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए, डैम को, मंदिर को ऊपर करने के लिए, ताकि वो सही सलामत रहे। ठीक है, अब देखिए बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, मतलब कि बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस मतलब ये जो योजना थी उसको सफलता के कारण, ठीक है बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस मतलब इस परियोजना की सफलता के कारण यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड ए ड्राफ्ट कन्वेंशन, ठीक है कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। अब देखिए कि परियोजना की सफलता के कारण यूनेस्को और स्मारक एवं स्थल मामलों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद, ठीक है अंतर्राष्ट्रीय परिषद और ने सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने हेतु एक मसौदा सम्मेलन की शुरुआत की। ठीक है, तो बिकॉज ऑफ प्रोजेक्ट सक्सेस यानी कि इस परियोजना की सफलता के कारण यूनेस्को ने एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद, जैसे ये कह सकते हैं कि एक उन्होंने जब परियोजना की सफलता के कारण उन्होंने यूनेस्को और स्मारक एवं स्थल मामलों की अंतर्राष्ट्रीय परिषद ने सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए, ठीक है जो सांस्कृतिक विरासत है इनकी रक्षा के लिए जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने हेतु, ठीक है जिम्मेदार एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने हेतु मसौदा सम्मेलन की शुरुआत भी की। ठीक है, मसौदा सम्मेलन की शुरुआत इन्होंने की यूनेस्को ने। अब देखिए शॉर्टली देयर आफ्टर इन 1965 यानी कि
उसके कुछ समय बाद 1965 में व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट। ठीक है, तो व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस मतलब कि व्हाइट हाउस सम्मेलन में इन यूनाइटेड स्टेट में कॉल्ड फॉर ए वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, इसको वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट के नाम से जाने लगा, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट नाम दिया गया। टू प्रोटेक्ट हिस्ट्री एंड कल्चरल साइट, यानी कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों को बचाने के लिए, बट टू ऑल्सो प्रोटेक्ट वर्ल्ड सिग्निफिकेंस नेचुरल एंड सैनिक साइट्स, बट लेकिन टू ऑल्सो प्रोटेक्ट मतलब उनको भी बचाना चाहते थे जो देश के महत्वपूर्ण प्राकृतिक और नेचुरल स्थल थे। ठीक है, सीनिक यानी नेचुरल स्थल थे। अब देखिए इसको समझिए कि अंततः 1968 में, ठीक है, पहले तो उन्होंने इसके कुछ समय बाद 1965 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने व्हाइट हाउस सम्मेलन में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों की रक्षा के साथ दुनिया के महत्वपूर्ण प्राकृतिक दर्शनीय स्थलों की सुरक्षा के लिए एक विश्व धरोहर ट्रस्ट बनाने का आह्वान किया था। ठीक है, और फाइनली अंत में इन 1968 में द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशंस ऑफ conservation of nature developed similar goals and presented them at the United Nations Conference on Human Environment in Stockholm। ठीक है, अब देखिए कि फाइनली अंत में इन 1968 में मतलब अंत में 1968 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ यानी कि प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने, ठीक है, तो प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसी तरह के लक्ष्य, ठीक है, सिमिलर गोल, इसी तरह के लक्ष्य विकसित किए और उन्हें 1972 में और उसे 1972 में स्वीडन के स्टॉकहोम में मानव और पर्यावरण पर, ठीक है, ह्यूमन इन्वायरमेंट मानव और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में, ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि अंततः 1968 में प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ ने इसी तरह के लक्ष्य विकसित किए। ठीक है, इसी तरह के लक्ष्य विकसित किए और 1972 में स्टॉकहोम में स्वीडन में मानव और पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में प्रस्तुत किए। देखिए कि फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गोल्स द कन्वेंशंस कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वाज एडॉप्टेड बाय यूनेस्कोस जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन नवंबर 16, 1972। मीन्स इसका मतलब यह है कि इन लक्ष्यों की प्रस्तुति के बाद, ठीक है, फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस गुड मतलब इन लक्ष्यों की प्रस्तुति के बाद विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण, ठीक है, प्राकृतिक विरासत संरक्षण संबंधी सम्मेलन, ठीक है, संबंधी सम्मेलन, जैसे ये कह सकते हैं कि सम्मेलन को 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के महासभा सम्मेलन द्वारा, जनरल कॉन्फ्रेंस महासभा सम्मेलन द्वारा एडॉप्टेड किया गया, अपनाया गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि इन लक्ष्यों की प्रस्तुति के बाद विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत संरक्षण संबंधी सम्मेलन को 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के महासभा सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में जानते हैं। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या होती है, ये कब बनी, कैसे बनी, क्या होता है उसके बारे में। तो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी विश्व धरोहर समिति, ठीक है, विश्व धरोहर समिति क्या होती है, कब बनी, कैसे बनी। तो आज देखिए टुडे द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी इज द मेन ग्रुप रिस्पॉन्सिबल फॉर द एस्टेब्लिशिंग विच साइट्स विल लिस्टेड एज ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। मतलब जो भी चीज़ें होती हैं उसको विश्व धरोहर समिति में शामिल करने के लिए, उसको पूरी दुनिया का प्रॉपर्टी बनाने के लिए, पूरी दुनिया की विरासत बनाने के लिए पहले क्या करना होता है,
तो उसके बारे में जानेंगे। टुडे मीन्स आज, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी यानी कि विश्व धरोहर समिति इज द मेन मतलब है मुख्य ग्रुप है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर इस्टेब्लिश मतलब एकदम जिम्मेदार है इसको स्थापित करने के लिए। विच साइट विल बी लिस्टेड मतलब कौन सी स्थल लिस्टेड होगा मतलब अंकित किया जाएगा एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मतलब यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति में कौन सी वो ऐसी स्थल है जिसको यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल में शामिल किया जाएगा, वो सिर्फ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ही बताती है, वही कर सकती है, ठीक है। आज विश्व धरोहर समिति ही वह मुख्य संस्था है जो यह निर्धारित करती है कि किन स्थलों को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया जाएगा, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कौन सी चीज़ें रहेंगी बनेंगी, कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज है, वो केवल ये वर्ल्ड हेरिटेज समिति ही बताती है, कमेटी ही बताएगी, ठीक है। अब आगे देखते हैं कि द committee meets once a year and consists of representatives from 21 state parties that are elected for 6-year terms by the World Heritage Center's General Assembly। अब देखो ये विश्व धरोहर समिति एक योजना है, वो बनाई हुई है, समिति बनी हुई है, कमेटी बैठती हर साल 21 यानी हर साल एक सम्मेलन होता है वर्ल्ड हेरिटेज समिति की और उसमें बैठक होती है और उसमें 21 देश के सदस्य इसमें शामिल होते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे उनका कंक्लूजन होता है। तो चलिए मैं बताती हूँ। द कमेटी मीट्स वंस ए ईयर, एक साल में एक बार बैठक होती है समिति की, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की। एंड कंसिस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फॉर 21 स्टेट पार्टी और 21 देशों के सदस्य होते हैं, ठीक है। और दैट आर इलेक्टेड फॉर 6-year टर्म और उसमें 6 साल के लिए उसमें एक सदस्य को चुना जाता है बाय द वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर्स जनरल असेंबली। वो कहाँ से चुने जाते हैं, जैसे आप ये कह सकते हैं कि जो समिति की बैठक होती है वर्ष में एक बार होती है और इसमें 21 सदस्य देशों की प्रतिनिधि शामिल होते हैं और जिनका चुनाव विश्व धरोहर की महासभा द्वारा 6 वर्ष के कार्यकाल के लिए चुना जाता है, ठीक है। महासभा, ठीक है, यहाँ पे है ना महासभा जनरल असेंबली यानी कि महासभा जनरल असेंबली, तो विश्व धरोहर की महासभा द्वारा 6 वर्ष की कार्यकाल के लिए किया जाता है, ठीक है। इसके बाद द स्टेट पार्टी आर देन रिस्पॉन्सिबल फॉर आइडेंटिफाइंग एंड नॉमिनेटिंग न्यू साइट्स विद इन दियर टेरिटरी टू बी कंसिडर्ड फॉर इंक्लूजिंग ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अब ये समझिए कि इसके बाद सदस्य देश अपने क्षेत्र में नए स्थलों की पहचान करने और उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए नामांकित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। वो जो सदस्य चुने जाते हैं वो तब उस चुनने के बाद सदस्य देश अपने क्षेत्र में ये देखते हैं कि कौन सी स्थल है जिसको वर्ल्ड हेरिटेज सूची में रखना है, ठीक है। तो पहले उसके बाद जब वो सदस्य देश बन जाते हैं तो अपने क्षेत्र में जाके एकदम देखते हैं, स्थल की पहचान करते हैं और उन्हें विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए और उसमें उसका नाम अंकित करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, वही करवाते हैं, ठीक है। अब मतलब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में जान गए होंगे, तो अब आते हैं थोड़ा बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में अब जानते हैं। देयर आर 5 स्टेप इन बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि देयर आर 5 स्टेप, यहाँ पे 5 चरण होते हैं। इन बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी वर्ल्ड हेरिटेज स्थल बनने के लिए 5 चरण होते हैं, 5 चरण से गुजरना होता है तो वो जो भी स्थल होता है वो वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में आ जाता है, ठीक है। द फर्स्ट ऑफ विच इज द फॉर ए कंट्री ऑफ स्टेट पार्टी टू टेक इन्वेंट्री ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस कल्चरल एंड नेचुरल साइट। अब ये समझना होगा आपको कि जैसे कि अब जितने भी वर्ल्ड हेरिटेज पहले से बनी हुई है, जैसे मिस्र का पिरामिड मैंने दिखाया, आपने देखा होगा लंदन का बुर्ज खलीफा, आपने देखा होगा इंडिया का ताजमहल, ये सारी चीज़ों के लिए 5 चरण जरूरी थे, उसको उन्होंने पास करके ही ये वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में अंकित हुए यूनेस्को के। तो इसके लिए जो भी अगर बनना है तो वहाँ पे ये वर्ल्ड हेरिटेज बनाने के लिए वहाँ पे 5 चरण होते हैं, इन चरणों को उनको पास करना होता है। ये जब 5 चरण पास हो जाते हैं तो वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में आ जाता है कोई भी चीज़। तो इसका मतलब यह है कि विश्व धरोहर स्थल का बनना, बिकमिंग ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी विश्व धरोहर स्थल का बनना। विश्व धरोहर स्थल बनते कैसे हैं,
ठीक है, उसके सूची में उनका नाम आता कैसे है उसके बारे में जानकर। तो विश्व धरोहर स्थल, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट यानी कि विश्व धरोहर स्थल बनने की प्रक्रिया में, ठीक है, बिकमिंग बनने की प्रक्रिया में 5 चरण होते हैं, मैंने पहले ही बताया। तो द फर्स्ट ऑफ विच इज द फॉर ए कंट्री आर स्टेट पार्टी टू टेक द इन्वेंटरी ऑफ इट्स सिग्निफिकेंस कल्चरल एंड नेचुरल साइट, ठीक है। तो जिनमें पहला चरण किसी देश या सदस्य देश द्वारा अपने महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों, ठीक है, अपनी सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थलों